हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 11th का एक फ्रेश टॉपिक दैट इज़ बायोमॉलिक्यूल्स। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स, सबसे पहले हम इस टर्म को समझेंगे कि व्हाट डू मीन बाय बायोमॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम टर्म को समझेंगे कि बायोमॉलिक्यूल्स क्या है, फिर हम लोग बात करेंगे कि किन किन मॉलिक्यूल्स के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोमॉलिक्यूल्स। पहले इस टर्म्स को समझते हैं। देखिए ध्यान से, अगर हम इस वर्ड के लिटरल मीनिंग पे जाएं तो यहाँ पे आपको दो वर्ड दिख रहा है। द फर्स्ट वन इज बायो एंड द सेकेंड वन इज मॉलिक्यूल। बायो एंड मॉलिक्यूल, एज वी नो बायो मीन्स लाइफ, और लाइफ जिसके पास है दैट आर कॉल्ड लिविंग बींग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास क्या है? लाइफ है। और मॉलिक्यूल जानते हैं, मॉलिक्यूल क्या है? एक ग्रुप ऑफ स्टेबल एटम, है ना। अ ग्रुप ऑफ स्टेबल एटम, ग्रुप ऑफ एटम जो अपने आप में स्टेबल हो, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। हाँ, वो मॉलिक्यूल एक एटम का भी हो सकता है, समटाइम्स मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, वो अलग बात है। तो सिंपल है कि बायोमॉलिक्यूल्स का अगर हम लिटरल मीनिंग समझें तो बायोमॉलिक्यूल्स का लिटरल मीनिंग क्या हुआ कि मॉलिक्यूल्स दैट आर फाउंड इन लिविंग बींग्स। ये इसका लिटरल मीनिंग हुआ। शब्द का लिटरल मीनिंग क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स दैट आर फाउंड इन लिविंग बींग्स। लेकिन इतना बोलना काफ़ी नहीं होगा, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। लेट्स डिफाइन द टर्म बायोमॉलिक्यूल्स। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, लेट्स डिफाइन द टर्म बायोमॉलिक्यूल, कि आखिर बायोमॉलिक्यूल्स कहेंगे किसे। ये तो इस शब्द का मीनिंग हो गया, शब्द का लिटरल मीनिंग हो गया। अब देखिए ध्यान से, बायोमॉलिक्यूल्स का मतलब है बायोमॉलिक्यूल्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फाउंड इन द लिविंग बींग्स। बायोमॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? बायोमॉलिक्यूल्स are the organic substances. Biomolecules are the organic substances found in living beings. इसको आप दो तरीके से कह सकते हैं कि या तो आप कह सकते हैं कि फाउंड इन लिविंग बींग्स, और बायोमॉलिक्यूल्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट फॉर्म लिविंग बींग्स, जो लिविंग बींग्स के फॉर्मेशन में, उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करने में यूज होता है, दैट आर सिंपली कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स का लिटरल मीनिंग हो गया मॉलिक्यूल्स फाउंड इन लिविंग बींग्स। लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे? बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग बींग्स दैट आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। अब आप जानते हैं थोड़ा सा कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ऑर्गेनिक किसे कहते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या है। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है? हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स। कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को ही क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स के और उसके डेरिवेटिव्स को बोलते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो सब्सटेंसेस क्या है? हाइड्रोकार्बन्स एंड their derivatives. Hydrocarbons and their derivatives, these are called organic substances. तो इस चैप्टर के अंदर जो बायोमॉलिक्यूल्स वाला टॉपिक है, इसके अंदर हम लोग किस किस मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे होंगे, आइए समझते हैं थोड़ा सा। इस चैप्टर के अंदर आपको ब्रॉडली पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, तो इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। इस चैप्टर के अंदर आपको डिटेल से पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड के बारे में, इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है प्रोटीन्स के बारे में, इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है एंजाइम्स के बारे में, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं मोस्टली प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। और साथ ही साथ इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग लिपिड्स के बारे में, मतलब कि फैट के बारे में। ये जितने भी मॉलिक्यूल्स मैंने लिखे हैं सब के सब हाइड्रोकार्बन्स हैं या उसके डेरिवेटिव्स हैं। मतलब हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या हुआ? कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और उसी के डेरिवेटिव्स।
ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है, न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, लिपिड्स है, ये सब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। जब हम इसका केमिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, वन बाय वन देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी तक हमने क्या समझा कि बायोमोलिक्यूल शब्द का लिटरल मीनिंग क्या है। बायोमोलिक्यूल्स का एक्चुअल डेफिनेशन मैंने क्या कहा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग बींग्स, और दीज आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट फॉर्म लिविंग बींग्स। सिंपल। दूसरा मैंने कहा ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है क्या, तो हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स। इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, एंजाइम्स के बारे में और लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स जिसको कि फैट भी कहते हैं हम लोग। क्लियर है? चलिए चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, हम लोगों ने अभी बायोमोलिक्यूल्स के डेफिनेशन को देखा है। अब हम लोग कुछ बात करेंगे। जब आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे तो वहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए मिलेंगे, केमिकल एनालिसिस। क्या है ये केमिकल एनालिसिस, आइए समझते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, बायोमोलिक्यूल्स वो सब्सटेंसेस है, वो मॉलिक्यूल्स है जो लिविंग बींग्स को फॉर्म करते हैं। और यहाँ पे हमने देखे थे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, एंजाइम्स, ये सब बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। लेकिन लिविंग बींग्स में तो और भी तरह तरह के सब्सटेंसेस हो सकते हैं। अलग अलग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकता है। जैसे सपोज करो वाटर है, तो वाटर भी लिविंग बींग्स है। लिविंग बींग्स का काफ़ी पोर्शन वाटर फॉर्म करता है। तो एक केमिकल एनालिसिस है कि हम लोग ऑर्गेनिक फ्रैक्शन को और इनऑर्गेनिक फ्रैक्शन को कैसे अलग कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक कंटेंट को जो लिविंग के अंदर है, मैंने कहा जो लिविंग बींग्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर दोनों पोर्शन होगा। ऑर्गेनिक फ्रैक्शन भी है, मतलब ऑर्गेनिक पार्ट भी है इसके अंदर और इनऑर्गेनिक पार्ट भी है। तो एक केमिकल एनालिसिस करके हम देखेंगे कि कैसे इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को और इनऑर्गेनिक फ्रैक्शन के कंटेंट को पता कर सकते हैं। उसके लिए एक केमिकल एनालिसिस है। ध्यान समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। आइए समझते हैं। अब इस केमिकल एनालिसिस के लिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के केमिकल एनालिसिस के लिए सबसे पहले हम एक लिविंग टिश्यू लेते हैं। ये लिविंग टिश्यू कोई प्लांट टिश्यू हो सकता है, जैसे प्लांट का कोई लीफ हो सकता है। ये लिविंग टिश्यू कोई एनिमल का टिश्यू हो सकता है, जैसे कि कोई लीवर का पीस हो सकता है। अब अभी जो इसका वेट है, इसको हमने कहा अलोंग विथ वाटर। जो एक लीफ लिया हमने या लीवर का कोई पीस लिया, कोई सा भी एनिमल टिश्यू हमने लिया है, इसके वेट को हमने मेजर किया और इसका जो वेट होगा उसे कहते हैं फ्रेश वेट। फ्रेश वेट, या इसी को और बोलते हैं वेट वेट। वेट वेट मतलब इसके साथ वाटर एसोसिएटेड है। और सपोज करो हमने एक लीफ लिया है, उसका आपने मेजर किया, उसका मास मेजर किया, उसका वेट मेजर किया है, और ये सपोज करो हमारे पास समथिंग x यूनिट है। तो x यूनिट इज द फ्रेश वेट और वेट वेट। अब क्या कर रहे हैं, इस टिश्यू को, जो लिविंग टिश्यू हमने लिया है, मैंने कहा जो लिविंग टिश्यू है, दिस लिविंग टिश्यू कैन बी अ प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, कोई सा भी लिविंग टिश्यू आप ले सकते हैं। अब इस लिविंग टिश्यू को हमने क्या किया है, ड्राई किया है। लिविंग से ऑब्टेन हुआ है, ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन हुआ है। अब इसको हम कंप्लीटली ड्राई कर रहे हैं। आप इसको कंप्लीट ड्राई करें। जब कंप्लीट ड्राई करेंगे तो ड्राई करने के बाद ऑब्वियस है कि इसकी मास घटेगी, और कंप्लीट ड्राई करने के बाद अब जो इसका जो भी वेट होगा, इसको हमने क्या कहा, इसको कहा हमने ड्राई वेट। ड्राई वेट। और सपोज करो इसका ड्राई वेट जो है वो समथिंग y यूनिट है, कुछ भी हो सकता है, y यूनिट, y ग्राम, जो भी समथिंग कुछ भी यूनिट हो सकता है। तो ये जो y यूनिट है, तो अगर इसमें जो डिक्रीमेंट हुआ है, ये ड्राई वेट और फ्रेश वेट में जो डिफरेंस है, दैट इज द वेट ऑफ वाटर, जो कि लॉस हुआ है। तो यहाँ से आप वेट ऑफ वाटर कि कितना होगा आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। वेट ऑफ वाटर, वाटर कंटेंट का वेट कितना हो जाएगा, x माइनस वाई, दिस यूनिट। वाटर के साथ जो वजन था वो, और ड्राई करने के बाद जो मास में कमी हुआ है वो किसके कारण हुआ है, वाटर लॉस के कारण। सो दिस विल बी द मास ऑफ वाटर। क्लियर है? अब ये जो ड्राई पार्ट है, जो ड्राई टिश्यू है, हमें इसके अंदर हमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फ्रैक्शंस को पता करना है, उसके कंटेंट को पता करना है। अब क्या करते हैं, जो ये ड्राई वेट हमारे पास है, इसका कराते हैं कंप्लीट कंबशन। इसका क्या करेंगे, कंप्लीट कंबशन। जब कंप्लीट कंबशन कराएंगे इसका हम, इस टिश्यू का,
तो आप जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है, जब ऑर्गेनिक पार्ट का कंबशन कराते हैं, ऑर्गेनिक पार्ट जब कंबशन में जाता है तो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस हीट, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, है ना। ये एनर्जी फॉर्म करेगा, किस फॉर्म में करेगा, इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में और थोड़ा बहुत साउंड के फॉर्म में, है ना। ये इस तरह से अलग अलग फॉर्म्स में एनर्जी फॉर्म करता है। तो और जब इसका हम इस ड्राई वेट का, जो ड्राई टिश्यू है, इसका अगर हम कंप्लीट कंबशन कराएंगे तो जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट हो जाएगा, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, ये तो ऑक्सीडाइज हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और बाकी जो बचेगा, तो जो इसका ऑर्गेनिक फ्रैक्शन है, जो इसका ऑर्गेनिक फ्रैक्शन है, जो इसका ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, ये तो हो चुका होगा ऑक्सीडाइज हो चुका है ये। और बाकी जो ऐश बच रहा होगा, बाकी जो राख बच रहा होगा हमारे पास इसको कंबशन के बाद, ये क्या होगा, ये होगा पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक फ्रैक्शन। दिस विल बी द इनऑर्गेनिक फ्रैक्शन, दिस विल बी द इनऑर्गेनिक फ्रैक्शन। ध्यान समझिए मैंने क्या कहा। हमने एक टिश्यू लिया है, लिविंग टिश्यू लिया है, वो कोई प्लांट टिश्यू हो सकता है, कोई एनिमल टिश्यू हो सकता है, उसको हमने ड्राई किया कंप्लीटली। ड्राई करने के बाद क्या कर रहे हैं, उसका कंबशन कर रहे हैं। जब कंबशन करेंगे तो जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होगा इसके अंदर, जो कार्बोहाइड्रेट्स वाला पार्ट होगा, जो न्यूक्लिक एसिड का पार्ट होगा, जो लिपिड का पार्ट होगा, जो भी ऑर्गेनिक फ्रैक्शन होंगे, इसका कंबशन होगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। और जो बचेगा राख, ये क्या होगा, इसका इनऑर्गेनिक फ्रैक्शन। और आप इसके वेट को मेजर कर सकते हैं। सपोज करो जो ये राख बचा है, इसका मास सपोज करो हमारे पास समथिंग जेड यूनिट है, दिस इज द जेड यूनिट। तो अगर जेड यूनिट इसका मास है, जेड यूनिट इज द इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, तो क्या आप ऑर्गेनिक कंटेंट का मास बता सकते हैं? तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मास ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट, और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट क्या होगा, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट बराबर, देखिए ध्यान से, ड्राई वेट था हमारे पास वाई यूनिट, और वाई यूनिट में ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों के साथ ये वाई यूनिट था। इसमें से जेड यूनिट जो है इनऑर्गेनिक पार्ट है, और बाकी जो है वो क्या हो चुका है, ऑक्सीडाइज हो चुका है, जो ऑर्गेनिक फ्रैक्शन है। तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट क्या हो जाएगा, दिस विल बी वाई माइनस जेड, दिस विल बी वाई माइनस जेड यूनिट। इस तरह से आप लिविंग टिश्यू के अंदर ऑर्गेनिक कंपोनेंट को और इनऑर्गेनिक कंटेंट के मास को पता कर सकते हैं कि एक लिविंग टिश्यू के अंदर इनऑर्गेनिक फ्रैक्शन कितना है और ऑर्गेनिक फ्रैक्शन कितना है। यह है केमिकल एनालिसिस फॉर knowing the organic and inorganic fraction in a living tissue। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।